इनपुट्स इस समय इतने ज़्यादा मिल रहे होंगे, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, घर वालों से, हर जगह से, और माइंड बड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा कि क्या करना चाहिए, आखिर हमारे लिए सही है क्या, है ना। क्योंकि देखो सारी चीज़ों को समझाना बेहतर होता है कहानियों से, किस्सों से। तो मैं भी अपनी बात को 2 कहानियों के साथ में शुरू करूँगा, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आए कि किस तरह से हमारे माइंड को भ्रमित किया जाता है, और किस तरह से हमारे जो फैसले हैं उनको लोगों के द्वारा बदला जा सकता है। या फिर कितने भी आप बुद्धिमान हो, आपका फैसला भी लोगों से प्रभावित हो सकता है अगर जरा सी भी मिस्टेक हुई तो, ठीक है। तो एक कहानी है, आप लोगों ने पंचतंत्र की कहानियाँ खूब सुनी होंगी, शायद नहीं सुनी, नाम भी नहीं सुना पंचतंत्र की कहानियाँ। पंचतंत्र मतलब एक बुक का नाम है जो बहुत प्राचीन समय की बुक थी। प्राचीन काल की इसमें कहानियाँ मिलती हैं जो हमें बहुत सारी हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ों को इसमें बताया गया है। तो एक कहानी है, उसका कहानी का नाम क्या है, शायद पंडित की बकरी है। पंडित की बकरी, हाँ। तो पंडित जी कहीं से आ रहे होंगे कथा करके, तो दान में मिली इनको एक बकरी। तो बकरी को साथ में लेकर के ये चले जा रहे थे। रास्ते में मिलते हैं इनको तीन ठग, जो इसको जाते हुए देख लेते हैं। ठग यानी कि चोर समझ लो एक तरीके के। तो 3 चोर इसको देख लेते हैं जाते हुए पंडित को। तो वो कहते हैं यार किसी भी तरीके से ये बकरी हमें इससे छीननी है। अब वो छीनने का जुगाड़ लगाते हैं कि छीने कैसे, अगर खरीदने की बात करेंगे तो ये देगा नहीं। तो वो इन चोरों ने क्या किया, इन ठगों ने आपस में बातचीत करके बोला कि एक काम करते हैं, जिस मार्ग से पंडित जी जा रहे हैं उस मार्ग पर हम तीनों अलग अलग जगह पर क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इस तरह से ये तीनों क्या हो गए, अलग अलग जगह पर खड़े हो गए, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर पंडित जी पहुँचते हैं, ये तुरंत बाहर निकल के आता है, उस जगह से छुपा हुआ रहता है, एकदम से बाहर निकल के आता है और पंडित जी से कहता है, अरे पंडित जी ये कुत्ता कहाँ लेके जा रहे हो आप। पंडित जी एकदम से देखता है, भैया कुत्ता, पहले बकरी की तरफ देखता है, फिर उसकी तरफ देखता है आँखें तान के, तो ये कुत्ता दिख रहा है। फिर बकरी की तरफ देखता है, बकरी ही कुत्ता है। कहता है हाँ यार ठीक है, तो बकरी ही। फिर वो उसको इग्नोर करके आगे चला जाता है कि वैसा ही कोई पागल गधा आदमी है, ऐसे ही पागल बना रहा है। इसके पास पहुंचता है तो फिर से ये व्यक्ति फिर से उससे कहता है, पंडित जी इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो, देख रहे हो उसकी हालत कैसी हो रही है, कितनी ख़राब हो गई है, और आप उसको क्या नाम है लेके जा रहे हो। फिर वो वहाँ पे फिर से देखता है उसको, और फिर से उससे इसी तरह से बिहेव करता है कि मतलब है कौन गधे, कहाँ से आए हैं, मैं तो बकरी लेकर के आया हूँ और ये कुत्ता क्यों कह रहे हैं इसको। तो अब उसके माइंड में थोड़ा सा डाउट सा हो जाता है, फिर से देखता है अच्छे से उसको ध्यान से कि बकरी ही है ना ये, तो उसको देखता है हाँ यार बकरी ही है। फिर उसको भी इग्नोर करता है और उसको फिर गोदी में उठा करके और फिर चल देता है। तीसरा व्यक्ति यहाँ पे फिर से निकल के आता है, जैसे उसके पास आता है, अरे पंडित जी आप पंडित जी होकर के इस कुत्ते को गोद में रख के लेके जा रहे हो, अपने धर्म को भ्रष्ट कर रहे हो तुम। तो उसके माइंड में फिर ये बात बैठ गई क्या कि इतने लोग कह रहे हैं तो ये कुत्ता ही होगा शायद। फिर वो क्या करता है, उस बकरी को वहीं छोड़ता है और उस छोड़ करके उस बकरी को क्या कर लेता है, निकल लेता है। तो उसके माइंड में जब 3 लोगों ने बोला कि हाँ ये कुत्ता ही है, तो बकरी को भी लोगों ने क्या बना दिया, कुत्ता बना दिया। तो ऐसा ही हमारे माइंड के साथ होता है। जब हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही होती है इधर उधर से, हम उस इन्फॉर्मेशन को क्या मान लेते हैं, सही मान लेते हैं, करेक्ट मान लेते हैं कि इतने लोग एक चीज़ कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, इसका मतलब ये बात सही ही होगी, जबकि वो बात गलत भी हो सकती है, जैसे इस कहानी से हमें समझ में आया, है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को एक और कहानी मैं बताऊं, वो महाभारत से है।
शायद आप लोगों ने वो प्रसंग सुना हो, कौन सा वाला, कौरवों के और पांडवों के बीच में जो युद्ध हो रहा है, युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को जीतना तो पांडवों को चाहिए था, है ना, एथिकल रूप से, नैतिक रूप से, क्योंकि पांडव को युद्ध जीतना था, लेकिन पांडव युद्ध जीत नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ सारे के सारे महारथी, उनके गुरु द्रोणाचार्य, है ना, उनके दादाजी भीष्म पितामह, है ना, और बहुत सा गुरु द्रोण का बेटा जिसको, लड़का जिसको अपन अश्वत्थामा जिसका नाम था शायद, वो, यानी कि सब के सब महारथी, कर्ण जो कि उनका भाई है ना, वो भी उधर ही था कौरवों की तरफ। तो सोचो कितने बड़े बड़े महारथी, ताकतवर महारथी किधर थे, कौरवों की तरफ थे। इधर पांडव ही पांडव थे, लेकिन इधर एक बढ़िया बात थी, इधर एक था बुद्धिमान व्यक्ति जिसका नाम था कौन, कृष्ण हाँ कृष्ण, है ना। तो उसने प्लान किया कि किस तरह से ये युद्ध जितवाया जाए। तो उसके माइंड में चल रहा था कि अगर द्रोण को और मारना है, जब तक ये नहीं मरेंगे तब तक पांडव शक्ति ही नहीं है, समझ लो कोई शक्ति नहीं है उनके आगे, टिक ही नहीं सकते गुरु के आगे। तो वो उसको मारने का प्लान करते हैं, और गुरु को अपने बेटे से बड़ा प्रेम होता है अश्वत्थामा से। वो उसके लिए समझ लो कि कुछ भी, अगर कोई गलत चीज़ है तो वो गलत काम को भी कर देंगे उसके लिए, इतना मोह है उनको अपने पुत्र से। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण करते हैं एक इस तरह का प्रपंच रचते हैं। वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि भाई तेरे को एक बात बोलनी है, किससे जा कर के, उससे गुरु द्रोण से जा कर के, कि क्या बात कहनी है। बात ये कहनी है कि भाई तुम्हारा बेटा मर गया है, अश्वत्थामा मर गया है। अब जो युधिष्ठिर से ही क्यों बोला, क्योंकि युधिष्ठिर जो था सत्यवादी इंसान था, वो कभी झूठ ही नहीं बोलता था, उसने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कभी भी। तो इसीलिए कृष्ण ने कहा कि भाई तुम्हें ये बात बोलनी है, क्योंकि तुम्हारी बात का वो भरोसा कर लेंगे। अगर कोई और व्यक्ति ये बात बोलेगा तो उनको विश्वास नहीं होगा। तो युधिष्ठिर ने भी मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं बोलूँगा। तो फिर कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने एक दूसरा प्रपंच रचा। वो प्रपंच क्या था, एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा। उन्होंने हाथी मर गया था, अश्वत्थामा नाम का हाथी, अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया था। तो उन्होंने कहा कि तुझे तो बस जाके इतना कहना है कि अश्वत्थामा मर गया है, हाथी है कि पुरुष है तुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और जा करके युधिष्ठिर ने ये बात कह दी, क्योंकि वो तो सच था, अश्वत्थामा तो मर गया था, और अश्वत्थामा किसका नाम था, हाथी का नाम था। तो उन्होंने जा कर के युधिष्ठिर ने जा कर के उससे द्रोण से कह दिया कि भाई जो अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा मर गया। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि वो आदमी है हाथी है ये नहीं पता, अश्वत्थामा मर गया है। लेकिन अश्वत्थामा मर गया इतने पर ही कृष्ण ने शंख बजा दिया। तो उसको बाद की बात समझ में ही नहीं आई कि क्या बोला है। उसने तो पूरी बात कही, युधिष्ठिर ने पूरी बात कही कि अश्वत्थामा मर गया है, हाथी है मनुष्य है नहीं पता। लेकिन उसने क्या सुना, गुरु द्रोण ने क्या सुना कि अश्वत्थामा मर गया। इतने पर ही कृष्ण ने शंख बजा दिया। तो उसको बाकी के पीछे की बात सुनाई ही ना दी। अब जब नहीं सुनाई दी तो उनको लगा कि अश्वत्थामा तो मेरा बेटा था, वो तो मर गया। और उन्होंने अपने हथियार वहीं छोड़ दिए और उसमें क्या नाम है, मैदान में, रणभूमि में घुटनों के बल बैठ गए। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके, जब उनके पास क्या नहीं थे, शस्त्र नहीं थे, हथियार नहीं थे, उनका धनुष नहीं था, छोड़ दिया था उनने। और ऐसे में इसी अवसर का फ़ायदा उठा करके उनको क्या करवा दिया, मरवा दिया। तो सोचो कितना महाज्ञानी पुरुष, वो भी क्या हो गया, गलत इन्फॉर्मेशन के चक्कर में बर्बाद हो गया, है ना। यानी कि उसको भी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन ने बर्बाद कर दिया जो, मतलब कहने का मतलब कितना बुद्धिमान व्यक्ति था उसको भी। सोचो हमारे पास तो ज्ञान ही क्या है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। सोचो हम तो हो ही सकते हैं, है ना, कोई भी गलत फैसला ले ही सकते हैं जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी। तो फिर कैसे बचें इस चीज़ से, क्या करें, अपन उस पर बात करते हैं, ठीक है।
तो अपन बात करते हैं किस पर, हाउ टू सिलेक्ट स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th। हाँ, क्या कह रहा है? हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो आप लोगों को केवल जानकारी दे रहा हूँ, फिर आप लोगों को जो अच्छा लगे वो करना, ठीक है? फिर आप लोग आराम से करना, ठंडे दिमाग से सोचना, उसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करना, ठीक है? फिर आराम से डिसीजन लेना। आपका ही डिसीजन है। एक फेमस दार्शनिक हुआ करता था जिसका नाम था, यूरोप का दार्शनिक था जिसका नाम था जीन पॉल सार्त्र। ये हम इथिक्स में पढ़ते हैं यूपीएससी में। तो वो एक बात कहता था, वो ये, हम अपने जीवन की कहानी को खुद लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं? तो बताता है कि हम अपने जीवन की कहानी को खुद लिखते हैं, और वो लिखते हैं किससे? अपने फैसलों से। किसी सिचुएशन में हम क्या फैसला करते हैं वही तय करते हैं कि आपका आगे का भविष्य कैसा होगा। तो निर्णयों की जो फैसले होते हैं उनके हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसकी बात अब इसकी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले कुछ अब और बात और कर लेते हैं, ठीक है? मतलब स्ट्रीम कौन सी चुना? तो अपने इंडिया में 3 स्ट्रीम चलती हैं ज़्यादातर, एक साइंस, एक कॉमर्स और एक आर्ट्स। 3 स्ट्रीम के बारे में अपन जानेंगे, ठीक है? ज़्यादातर ये 3 ही चलती हैं, फिर देखेंगे इन तीनों में क्या क्या अपन कर सकते हैं आगे चल के। लेकिन उससे पहले अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये जो सक्सेस नाम की चीज़ है, सक्सेस ये क्या डिपेंड करती है स्ट्रीम पे, कि हम कौन सी स्ट्रीम चुनेंगे तब हमें सफलता मिलेगी? मैथ चुनेंगे तो हमें सफलता मिल जाएगी, या फिर वो साइंस चुनेंगे तो हमें सफलता मिल जाएगी, या कॉमर्स चुनेंगे तो हमें सफलता मिल जाएगी, या हम आर्ट्स स्ट्रीम चुनेंगे तो हम सफल हो जाएंगे? क्या ये इसकी गारंटी है? नहीं ना। तो आंसर है नो, है ना? ये कोई गारंटी नहीं है कि स्ट्रीम से आपको कोई सफलता मिलेगी। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे अगर अपन एक आध की बात करें फेमस, जिसको आप लोग सब लोग जानते हैं, गौतम अडानी। जानते हो ना गौतम अडानी को? नाम तो सुना होगा, अंबानी अडानी ऐसे चलता, लोग आप बोलते हैं। अंबानी के साथ में क्या बोलते हैं? अडानी भी बोलते हैं, है ना? तो अगर अपन इस गौतम अडानी की बात करें तो एक कॉलेज ड्रॉप आउट पर्सन है। कॉलेज इसने छोड़ दिया था, है ना? और इसने स्ट्रीम जो चुनी थी वो चुनी थी कॉमर्स। कॉलेज ड्रॉप आउट पर्सन स्ट्रीम चुन के बैठा हुआ था, क्या? कॉमर्स। और आज देख लो, एशिया का शायद सबसे रिचेस्ट पर्सन है गौतम अडानी, है ना? तो क्या स्ट्रीम से सफल हुआ? नहीं ना। ऐसे मुकेश अंबानी की भी बात करो तो मुकेश अंबानी भी, इसने भी कोई डिग्री की है ना? साइंस, इसकी जो स्ट्रीम थी वो थी साइंस। तो ये भी काफ़ी सक्सेसफुल इंसान है। एक और व्यक्ति था जिसका नाम शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, ये भी बिजनेसमैन है। तो राधा किशन दमानी, ये भी कॉलेज ड्रॉप आउट पर्सन है जो कि बिजनेसमैन है ना? अरबपति हैं लोग। इसकी जो स्ट्रीम थी वो थी कॉमर्स। तो इसने भी कॉलेज छोड़ दिया था। अपन बहुत सारे प्लेयर्स की बात कर सकते हैं। विराट कोहली की बात कर लो, है ना? सचिन तेंदुलकर की बात कर लो। बहुत सारे क्रिकेटर हैं वो कुछ नहीं आता लेकिन सफल हैं। तो कोई भी स्ट्रीम आप अगर ये सोचते हो कि हम ये वाली स्ट्रीम ले लेंगे तो इसमें ज़्यादा सफल हो जाएंगे या कुछ भी हो जाएंगे, तो ये बात आप लोग बिल्कुल माइंड से निकाल देना, ठीक है? तो अपन को स्ट्रीम चुनने से पहले कुछ बातें हैं जो याद रखनी है। तूने वो बंद। कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है, और उनको मतलब ध्यान में रख के ये नहीं करना है कि हम इस चीज़ को ध्यान में रख के ये वाला सब्जेक्ट चुन लेंगे। कुछ चीज़ों को ना भी कहनी है। अब वो ना किन किन चीज़ों को कहनी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। यानी कि से नो ना कहना सीखें। किन किन चीज़ों को ना कहना है? अगर आप लोगों का पैसा है, क्या मनी, बहुत सारा पैसा कमाना, क्या हमें तो सर बहुत सारा पैसा कमाना है ना। फेम, फेम क्या होता है? पैसा और फेम है। फेम यानी कि रुतबा, है ना। ये सारी चीज़ें, वो एलविस यादव देखा होगा आप लोगों ने, है ना। हाँ, सिस्टम वाला, ठीक है। और आप लोगों ने बहुत सारे आईएएस के इंटरव्यू वीडियो देखे होंगे, है ना। एकदम से आईएएस गाड़ी से निकल रहा, टन टनाटन, उसके पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, वो KGF 3 वाली रिंगटोन लग के है ना। अगर ये चीज़ सोच करके, ये सब देख करके, इनके तरीके का फेम देख करके कि हाँ भाई इसमें इतना पैसा है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं, है ना, तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देख करके आप लोगों को अपना फैसला नहीं करना है कि चलो आईएएस का तो इतनी ज़बरदस्त एंट्री होती है, उसके आगे 4 गाड़ियाँ आगे लगी होती हैं, 4 गाड़ी पीछे लगी होती हैं, है ना, और लोग उसको सब सैल्यूट ठोक रहे हैं, पूरे ज़िले का राजा बन के बैठा हुआ है। तो अगर आप लोगों ने ये सब देखा है, चमक दमक देखी है उसकी, है ना, और उसके पीछे के आप लोगों ने संघर्ष नहीं देखे हैं, तो फिर आप असफल होंगे 101%। अगर आप लोगों ने चुन लिया कि चलो अपन तो क्या ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, है ना, आर्ट्स से ही क्या बनेंगे, सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो उनमें वही सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसा सोच के वो ले लेते हैं, ये सब फेम एम देख करके, पैसा ऐसा देख करके। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। कहीं पता चले कि रॉयल एंट्री वाले वीडियो वो आजकल चलते रहते हैं यूट्यूब पर, शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पर रील्स, है ना, तो ये सब नहीं करना है। दूसरा, आप लोगों को जो चीज़ मना करना है, जिस चीज़ से बचना है, वो तुम्हारा पेरेंटल और सोसाइटल प्रेशर। पेरेंटल या सोसाइटल प्रेशर, हो सकता है कई बच्चों के माता पिता, है ना, प्रेशर बना रहे हों कि भाई ये वाला सब्जेक्ट लो, ऐसा करो, वैसा करो। वैसे तो अब शायद चीज़ें समझने लगे हैं ज़्यादातर माता पिता कि क्या ही करना है, जो बच्चे की इच्छा हो वो उसको करने दो। लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे माता पिता की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसा भी करते हैं अपने बच्चों के साथ में कि उन्होंने कुछ करना चाहा, जैसे मान लो वो इंजीनियर बनना चाह रहे थे या डॉक्टर बनना चाह रहे थे, है ना, या फिर आईएएस बनना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं बन पाए, उनका सपना का सपना ही रह गया। अब वो क्या करते हैं कि अपने सपने को अपने बच्चों के थ्रू साकार करना चाहते हैं कि हमारा सपना कौन पूरा करे, हमारा बच्चा पूरा करे। फिर वो बच्चे को प्रेशराइज करते हैं कि भाई ये वाला सब्जेक्ट लेना है, तो बच्चा उस सब्जेक्ट को ले लेता है प्रेशर में, लेकिन बाद में वो बच्चा असफल ही होता है, गारंटेड। आप लोगों ने 12th फेल मूवी देखी होगी, है ना। 12th फेल मूवी में देखना, जो क्या नाम था उसका, मनोज शर्मा जिसके साथ गया था, वो जो लड़का था, है ना, वो लड़का क्यों गया था? क्या उसकी इच्छा थी आईएएस बनने की? नहीं ना, किसकी इच्छा थी? उसके बाप की, है ना। तो उसके पास बहुत सारा पैसा था, तो पैसा था तो भेज दिया उसको, जाओ भाई पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो जाके दिल्ली में। चला गया आईएएस वाईएएस। देखी है आप लोगों ने मूवी, किस तरह से उसकी असलियत उसमें दिखाई है, क्या किया है उसने वहाँ पे जाके। वो चाहता था बेचारा फोटोग्राफर बनना, और अंत में बना भी फोटोग्राफर ही। हाँ, वो न्यूज एंकर रिपोर्टर है ना, वही तो रिपोर्टर बनना चाहता था, और अंत में बना भी फिर वो रिपोर्टर ही, बाद में रिपोर्टिंग कर रहा था उसकी जब वो टॉप करता है, आईपीएस बनता है। तो ऐसा काम भी नहीं करना है ना, क्योंकि वो तो देखो फिर असफल ही हुआ। तो आप लोगों को भी असफलता मिलनी है अगर सोसाइटी के दबाव में या पेरेंट्स के दबाव में कोई ऐसा विषय चुनते हो जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ से भी क्या करना है, तुम्हें बचना है।
तीसरी चीज़ जिससे बचना है आप लोगों को, डिफरेंस बिटवीन स्कोरिंग एंड इंटरेस्ट, स्कोरिंग एंड इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट, इन अ सब्जेक्ट। क्या मतलब इसका? इसका मतलब क्या है? बीच में होता क्या है हमारे साथ में, हमने जिस सब्जेक्ट में इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इसमें इतने मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन उस सब्जेक्ट में हम क्या कर गए, अच्छा स्कोर कर गए। पता नहीं कॉपी चेक करने वाले ने कोई गलती की, या फिर हमने कुछ उसमें ऐसा कर दिया, याद आ गया उस समय पे बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ के गए थे वही चीज़ें याद आ गई, जो रट्टा लगा के गए थे तो अच्छे से हम लेके आए, वही सारी चीज़ें फंस गई। तो हो सकता है हम उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर जाएं, लेकिन इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में था नहीं और हमने नंबर अच्छे ले लिए, नंबर अच्छे पा लिए। अब बच्चा यहाँ पर गलती क्या कर बैठता है कि जिसमें हमारे नंबर मार्क्स अच्छे आए हैं उसमें हमें क्या करना है, वही सब्जेक्ट हमें चुन लेना है। जबकि 10th क्लास में होता क्या है, आप लोगों को अगर मैं पूछ लूँ आज भी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा क्यों टिमटिमाते हैं। इंग्लिश में याद है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लेकिन मैं अगर ये रटा हुआ है आप लोगों को, लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट पूछूं उसका कि क्यों, कैसे, क्या होता था, तो शायद आप लोग उसको ना बता पाएँ, है ना। अगर मैं पूछ लूँ आप लोगों को कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब क्यों होते थे, क्या कारण है, क्या निवारण है, तो शायद आप लोगों को कॉन्सेप्ट भूल गए हों, लेकिन रट्टा लगा के रखा होगा तो वो याद होगा। अरे हो सकता है किसी किसी को कॉन्सेप्ट याद हो, है ना, लेकिन 10th क्लास में ज़्यादातर बच्चे को चीज़ें रटी हुई होती हैं, ना कि उसको कॉन्सेप्चुअल याद होती हैं। असलियत तो पता चलती है 12th क्लास में, क्योंकि जितना तुम पूरा सिलेबस 10th क्लास में पढ़ते हो उतना तो तुम एक सब्जेक्ट में पढ़ लोगे 12th क्लास में। अकेले फिजिक्स में ही पढ़ जाओगे इतना सिलेबस एक ही सब्जेक्ट में। और सोचो ऐसा सब्जेक्ट तुम्हें केमिस्ट्री भी पढ़ना है और ऐसा सब्जेक्ट तुम्हें मैथ्स भी पढ़ना है, अकेले 5-6 सब्जेक्टों के बराबर एक सब्जेक्ट है 12th क्लास का। यहाँ पे बच्चे को अपनी औकात समझ में आ जाती है अच्छे से, है ना। तो थोड़ा सा संभल के, है ना, कि अभी अपन बात करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में, इनमें किस तरह से बच्चे फंस जाते हैं, क्या हो जाता है इनमें जब ये ले लेते हैं सब्जेक्ट को, ये ना। तो आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारे मार्क्स किस सब्जेक्ट में ज़्यादा हैं और किस सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट है। तो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तुम्हें उसको चुनना है, ना कि जिस सब्जेक्ट में तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा हैं उसको, ठीक है। स्ट्रीम बढ़वा दो इंग्लिश में, तो उसमें ज़्यादा आए और मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में। तुम्हें तो डिक्टेशन लग गई सर। हैं कितने से तेरे इंग्लिश में 7 से हैं? 57 नहीं, बहुत बढ़िया डिक्टेशन लगी है तो फिर तो 75 से ऊपर होंगे ना। हाँ उसके मिल गया ना 77। अच्छा, इस पॉइंट को आप लोग इसी में ऐड कर सकते हो, ड्रीमी नोशन ऑफ अ करियर। इसको आप लोग इसी में मान लो, है ना। ये पॉइंट अगर मैं इस पॉइंट को यहीं पे लिख दूँ स्लैश लगा के, तो ये मैंने समझा दिया आप लोगों को लगभग। ड्रीमी नोशन, है ना। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, कौन सी वाली, शादी में ज़रूर आना, ज़रूर आना कि ज़रूर आना। उसमें शायद वो IAS बनता है ना, एक लड़की उसको शायद छोड़ देती है, वो भी पहले शायद कोई सर्विस में होती है ना। हाँ, SDM के चक्कर में छोड़ देती है, तो फिर वो क्या करता है, हालांकि वो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है किसी सर्विस में, और वो सिलेक्टेड होता है, लेकिन वो होता है शायद उसमें सर्विस टैक्स, वो इनकम टैक्स वाले में। तो वो कहते हैं अच्छा घूस लेते होंगे इनकम टैक्स वाले, तो घूस लेते होंगे ना, ऐसा करके कुछ कहती है वो।
तो फिर वो उसको छोड़ देती है। लेकिन बाद में उसको वो इतना दिल पर ले लेता है, इतना बुरा लगता है उसको कि फिर वो उसको अपना सपना बना लेता है कि अब मुझे कुछ अच्छा करना है ना। तो फिर आप वो करता है तैयारी सिविल सर्विसेज की और बन जाता है आईएएस। अब उसके उस मूवी से इस चीज़ के शॉर्ट्स इतने सारे बने हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, है ना। वो जब लड़की वहाँ पर जाती है उसके ऑफिस में, तो वो उसको नाम लेकर के बुलाती है, क्या नाम था उसका, सत्तू। हाँ, ये कहती है सत्तू। तो सीनियर ऑफिसर को नाम लेके बुलाया जाता है। वो ऐसे चिल्लाता है उसमें, कहीं सीनियर ऑफिसर को नाम लेके बुलाते हो, है ना, तमीज़ नहीं है तुम्हें। अब इस चीज़ का वीडियो देख करके बच्चों के बड़े गूज़बम्प आ जाते हैं कि यार कुछ ऐसा ही करना है ताकि अपनी बाली भी लौट के आ जाए। तो ऐसे एंट्री वाले वीडियो देख करके और शॉर्ट्स देख करके, रील्स देख करके, है ना, आईएएस बनने का सपना मत देख लेना, ठीक है ना। मैंने इन सारी चीज़ों के चक्कर में आईएएस बनने का सपना नहीं देखा था। मैं तो केवल, मेरा तो हुआ क्या था, देखो मैं आप लोगों को अपना बताऊं तो 2020 में, अच्छा देखो गाइडेंस का कितना फ़र्क पड़ता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसलिए मैं हर साल बच्चों को बुलाता हूँ 10th पास आउट बच्चों को। वो इसलिए कि मैंने 12th पास आउट किया था मैथ से, है ना। और मैथ भी क्यों लिया मुझे नहीं पता क्यों लिया था। सच बता रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने मैथ क्यों लिया था और मुझे आगे क्या करना है। बस दोस्तों ने लिया था, मैंने भी ले लिया था मैथ्स। उसके बाद देखो मैंने किया क्या, मैथ्स ले लिया 12th में, 11th में, ठीक है। तो 12th तो पास आउट हो गया मैथ से। उसके बाद मैं चला गया कौन से फील्ड में, कॉमर्स फील्ड में। यानी कि मैंने कर लिया क्या, मैंने कर लिया बीकॉम। मैंने बीकॉम कर लिया, जबकि मैथ्स वाले को करना क्या चाहिए था, मैथ्स से बीएससी करता या बीटेक करता, इंजीनियरिंग करता कुछ। लेकिन मैंने क्या कर लिया, बीकॉम। क्यों कर लिया, पता ही नहीं था, कोई बताने वाला ही नहीं है। ना तो घर में कोई पढ़ा लिखा है, ना रिश्तेदारों में कोई पढ़ा लिखा है, और ना टीचर्स उस समय बताते थे। टीचरों को केवल इस चीज़ से मतलब होता है कि भैया पढ़ने आ जाओ, फीस दे दो, बाकी बाहर में जाओ, जो करना है करो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा ही उस समय हमारे टाइम पर भी होता था, कोई नहीं बताता था कुछ भी कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। तो ये करना है, ये करना है। सर अब तो अनअकैडमी आ गई ग्वालियर में। तो हुआ क्या था, बीकॉम ले लिया किसके अभाव में, जानकारी के अभाव में। और बीकॉम क्यों लिया, ताऊ के लड़के बीकॉम कर रहे थे, तो उनने कहा कि यार बीकॉम कर लो। तो मैंने कहा कर लो बीकॉम, ग्वालियर से बीकॉम कर लिया। अब उसके बाद बीकॉम कर लिया, बीकॉम करने तक भी नहीं पता था कि हमें क्या करना है। सोचो उस समय एज हो गई होगी बीकॉम करने के बाद। बीकॉम हुई थी मेरी 2017 में कंप्लीट। तो 2017 में लगभग मैं कितने साल का हो गया होगा, 17 तो वो और 5 लगभग 22 साल का हो तो हो ही गया था। 22 साल की उम्र में भी मेरे को ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। वो तो थोड़ा सा शुरुआत से पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था। तो बीकॉम करने के बाद मेरा क्या नाम है, इसमें उससे पहले ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था गांव में। तो मुझे लगा कि मैंने बच्चों से मेरे को रिस्पांस मिला कि अच्छा पढ़ा रहे हो आप, तो मुझे लगा कि अच्छे पढ़ा रहे हैं तो फिर बामर चलते हैं। तो फिर मैं इधर आ गया, तो मैं इस लाइन में आ गया, पढ़ाने की लाइन में। थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा था इसलिए, है ना, नहीं तो मेरा क्या होता मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने लाइन ही ऐसी चुन ली थी। पता नहीं क्या कर रहा होता मैं, क्या करियर होता, कुछ नहीं पता था मेरे को। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा समझ में आया तो मैंने स्कूल ज्वाइन किया। जब टीचिंग करने लगा तो स्कूल में भी मेरे को बच्चों को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। तो स्कूल से मेरे को मतलब बहुत सारे बच्चे मिल गए थे कोचिंग पढ़ाने के लिए। तो अब मेरा ड्रीम यही बन गया कि अब कुछ नहीं करना है, अब तो टीचिंग ही करना है। लेकिन बीच में आ गया क्या, कोरोना। जब कोरोना आया तो एकदम से क्या लगा कि अब क्या करें, अब तो टीचिंग भी गई, अब तो मर गए, अब क्या करें। अगर ऐसा बाई चांस फ्यूचर में फिर से कुछ हो जाए तो फिर तो ये समझ लो कि गड़बड़ है। तो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी का ट्राई करते हैं। फिर मैंने तैयारी करना शुरू की
तो पहले तो मैंने 1 साल ऐसे ही तैयारी करता रहा, किसी भी एग्ज़ाम, मतलब सारे एग्ज़ाम की तैयारी, कोई भी एग्ज़ाम आए फॉर्म डालना है बस। तो लेकिन तुम सब एग्ज़ामों की तैयारी करोगे तो सभी में थोड़ी ना सफलता मिलेगी, एक में भी सफलता मिल जाए बहुत बड़ी बात है। मुश्किल से डकारे पटवारी तो वो 1 साल बाद मैंने छोड़ दी, मतलब फिर मैंने 2020 के लगभग एंड तक आते आते मेरे पास अचानक एक वीडियो आ गया यूट्यूब पे, वो आया किसका, विकास सर का, विकास दिव्यकीर्ति सर का। तो मैंने वो वीडियो देखा यूट्यूब पे, और मैं देखते देखते कब पूरा वीडियो देख लिया 2-3 घंटे का, मुझे पता ही नहीं चला। पूरा टाइम उसमें ऐसे निकल गया कि भाई साहब मेरे को तब समझ में आया कि टीचर ऐसे भी होते हैं, जो मतलब बच्चे को बिल्कुल ये फील ही ना, बोरिंग ही फील ना होने दें, और चीज़ें इतनी पानी की तरह समझ में आए कि हाँ सिर सारी की सारी चीज़ें माइंड में घुसती जा रही थी। मैंने कहा यार ऐसा पढ़ना तो बनता है, हमने कभी पढ़ाई नहीं करी, सब रट्टाफिकेशन था मेरा। 2021 तक भी, ये 2020-21 तक भी रट्टाफिकेशन था, मैं भी बच्चों को रटा ही रहा था, पागल ही बना रहा था, ये समझ लो एक तरह से। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को यही करना है, जो ये जो पढ़ा रहे हैं ना ये होता क्या है। फिर मैंने सर्च किया उसमें, उनके उसी यूट्यूब चैनल पर सर्च चला गया मैं, तो वहाँ देखा दृष्टि IAS करके लिखा हुआ था। तब मेरे को समझ में आया कि IAS नाम की चीज़ होती क्या है। सोचो 22 साल की उम्र तक मेरे को, 21-22 साल की उम्र तक मेरे को ये नहीं पता था कि UPSC और IAS क्या होता है। हाँ, कुछ नहीं पता था मेरे को सीरियसली। अब सोचो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, और वहाँ पे जो टॉपर्स के जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं ना, वो मैंने इंटरव्यूज़ देखे, और मैंने ये वाले वीडियोस देखे कि IAS कैसे बने, IAS की तैयारी कैसे करें। तो उन्हीं के चैनल को मैं कम से कम 3 महीने तक मैंने चैनल को देखा लगातार, मेरे को बहुत अच्छा लगा, उनके वीडियोस इतने अच्छे लग रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैं 3 महीने तक देखता रहा और रिसर्च करता रहा। फिर मेरे माइंड में बैठ गया कि अब तो ये तैयारी करनी है, और तैयारी इसलिए करनी है कि अगर सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मेरे पास कम से कम नॉलेज का भंडार होगा बहुत सारा, उस नॉलेज को मैं अपने टीचिंग में यूज कर पाऊँगा। तो मैंने इस मकसद से तैयारी करना शुरू कर दी 2021 में, मई में तो मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था। उसके बाद फिर मैंने 2 साल तैयारी करी, लगभग 2023 के एंड 2023 मई जून तक मेरा सिलेबस ख़त्म हो, चूँकि कोचिंग तो मैं पढ़ा ही रहा था साथ में, तो कोचिंग के साथ में उतना टाइम नहीं मिल पाता था, तो सिलेबस करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो ये मुझे जो चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं ना, जो अब हुई हैं क्लियर एकदम से UPSC की तैयारी करने के बाद, जो मैच्योरिटी मेरे अंदर आई है, जो चीज़ें मेरे को समझ में आई हैं, जो अच्छे बुरे का मेरे को फ़र्क करना आता है ना, वो सारी चीज़ें मेरे को अब समझ में आई हैं। नहीं तो पहले तक मैं ये समझ लो 1 नंबर का बुद्धू था इससे पहले। अब ये जो बुद्धूपन था वो धीरे धीरे UPSC की तैयारी करने के बाद चला गया, एकदम से चला गया। अब कोई मेरे को पागल नहीं बना सकता। अगर कोई कहे 10 लोगों में बैठ के बातचीत करनी है, 50 लोगों में बातचीत रखनी है, हज़ारों लोगों के बीच में बैठ के लेक्चर देना है, तो मैं वो काम भी कर सकता हूँ आराम से। तो इतना कॉन्फिडेंस जब मेरे को आया, तो वो आया UPSC की तैयारी करने के बाद। तो सोचो अगर गाइडेंस अच्छी ना हो तो इंसान कितना भटक सकता है। मैंने किया कुछ, आप लोगों ने देखा भी, किया कुछ हुआ कुछ, है ना, और कर कुछ, मतलब मिला कुछ, कर कुछ और रहे, वो सब ऐसा ही कुछ चल रहा है। करना कुछ और चाह रहे थे, कर कुछ और रहे हैं, है ना। तो वो यही सारी चीज़ें, तो ऐसा आप लोगों के साथ में ना हो, इसलिए मैंने 2-3 साल से हर साल में बच्चों को इसी तरह से बुला लेता हूँ 10th पास आउट को, ताकि उनको दिक्कत कोई ना हो। तो अपन आते हैं अपनी आगे की बात पर। तो 4 पॉइंट समझ में आ रहे हैं किस चीज़ से आप लोगों को सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल स्ट्रीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब अपन मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों को देख करके सब्जेक्ट नहीं चूज़ करना है अपना। तो देखो अकेले में बना रहे हो सर अवेलेबल स्ट्रीम्स, 3 स्ट्रीम्स तुम्हें इसमें
इंडिया में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक मिलेगी तुम्हें साइंस, एक मिलेगी आर्ट्स, एकदम पढ़ाई में कोई ठीक है, और कॉमर्स, और बायो, सही जाके स्पेलिंग जाके सुनिए। कॉमर्स, और क्या मिलेगा तुम्हें, आर्ट्स। बस और तीनों स्ट्रीम के बारे में एक मिथक चलता है अपनी सोसाइटी में, लोगों में। क्या आप लोग देखो, आज जाके आजमाना, ठीक है, आप लोग आजमाना, पूछना अपने भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सबसे पूछ के देखना कि भाई इनमें से कमज़ोर स्टूडेंट कौन सी स्ट्रीम को ले और होशियार स्टूडेंट कौन सी स्ट्रीम को ले। तो सीधा का सीधा मिसकंसेप्ट बना लिया है कि जो ब्रिलियंट माइंड के स्टूडेंट होते हैं वो तो लेते हैं क्या, साइंस। जो थोड़े ठीक ठाक माइंड के होते हैं वो लेते हैं क्या, कॉमर्स। जो बिल्कुल नील होते हैं, 0 बटा सन्नाटा, वो लेते हैं क्या, आर्ट्स। ऐसा ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन ये बात पूरी तरह से झूठ है। हाँ, कुछ कुछ काफ़ी हद तक ये ठीक भी है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूँ। 2015 की टॉपर स्टूडेंट टीना डाबी, जो कि IAS टॉपर थी, है ना, उस IAS का जो 10th क्लास में जो मार्क्स थे वो शायद मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स थे, लेकिन उसने लिया क्या, आर्ट्स। लिया क्या उसने, आर्ट्स। ये तो केवल एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे बच्चे मैथ्स में 100 लाते हैं, बायो में 100 लाते हैं, लेकिन चूज़ क्या कर लेते हैं, आर्ट्स। तो ऐसा अपन को नहीं मिसकंसेप्ट बनाना है कि नहीं कमज़ोर बच्चा आर्ट्स लेता है और होशियार बच्चा क्या लेता है, मैथ्स और साइंस लेता है, ठीक है। अपन देखेंगे क्यों लोग बाग इसके लेने के क्या फ़ायदे हैं, इसको लेने के क्या फ़ायदे हैं, इसको लेने के क्या फ़ायदे हैं, इनसे अपन क्या बन सकते हैं, इनसे क्या बन सकते हैं और इससे क्या बन सकते हैं, ठीक है। राज सबसे बताऊं आप लोगों को, तो राज जो है, शासन जो करने वाले हैं ना, देश पर जो शासन कर रहे हैं वो ये लोग कर रहे हैं, आर्ट्स वाले, जिनको सबसे कमज़ोर समझा जाता है, वही लोग क्या कर रहे हैं, देश पर राज कर रहे हैं। देख लो पॉलिटिशियंस जो बनते हैं, सबसे बेहतर पॉलिटिशियंस आर्ट्स को लेकर के बनते हैं। IAS IPS जो भी तैयारी कर रहे होते हैं सिविल सर्विसेज की, क्या लेते हैं, वो आर्ट्स लेते हैं। जबकि यही तो देखो, PM हो गया तुम्हारा देश का राजा, जो कि पॉलिटिशियन है। CM हो गया तुम्हारा राज्य का राजा, स्टेट का राजा, जो कि वो भी पॉलिटिशियन है। और DM हो गया तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट का राजा, जो कि वो भी इसी बैकग्राउंड से है। तो सब इस बैकग्राउंड से ही है। तो कहीं ना कहीं, है ना, प्रसिद्धि हो, पैसा हो, सब हो, सब में वो मतलब ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अपन इसकी बात करते हैं। साइंस में तुम्हें 2 स्ट्रीम, साइंस के 2 डिवीज़न होते हैं। एक होता है मेडिकल साइंस, एक होता है तुम्हारा नॉन मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस वाले लेते हैं बायो और नॉन मेडिकल साइंस वाले लेते हैं क्या, मैथ्स, ठीक है। इनको जो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं बायो के साथ में, वो पढ़ने होते हैं तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, है ना। और ये भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं क्या, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। ये भी यही सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। अलग क्या है इनमें, इधर बायो हो गई, इधर मैथ्स हो गया। अब जिनको मेडिकल लाइन में जाना होता है वो बायो ले लेते हैं, जिनको इंजीनियरिंग करना होती है वो क्या ले लेते हैं, मैथ्स ले लेते हैं, ठीक है। और जिनका गोल ही क्लियर नहीं है कि भैया क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, इंजीनियर बने कि डॉक्टर बने, उनको 11th क्लास में भी क्लियर नहीं है, तो वो क्या मार देते हैं, दोनों ले लेते हैं, मैथ्स प्लस बायो। ये थोड़े कंफ्यूजिंग वाले बच्चे हैं, ये मैथ्स प्लस बायो दोनों ले लेते हैं कि चलो 12th के बाद तय करेंगे जो भी होगा, शायद थोड़ा और मूड बदल जाए जब तक, है ना। नहीं तो पता चले अभी मैथ्स ले लो और बाद में मन कर रहा है क्या बनने का, डॉक्टर बनने का, फिर तो फंस गए, अब डॉक्टर कैसे बने। या फिर अभी बायो ले लो, फिर बाद में मन कर रहा है कि यार इंजीनियरिंग कर लेते तो बढ़िया रहता, तो भी फंस गए।
तो वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स प्लस बायो ले लेते हैं, लेकिन मैथ्स प्लस बायो वालों की हालत देखना, ठीक है। वही बकरी का ही कहानी है। इस साल हालत देखना मैथ्स प्लस बायो वालों की, जिनका मेन सब्जेक्ट मैथ्स था, बायो में 15-15, 20-20 नंबर ला रहे हैं। लेग पीस बोले वो। तो लेना है तो इस तरह से लेना है कि दोनों सब्जेक्टों को अच्छे से करके चलें, है ना, एक सब्जेक्ट पर ही फोकस ना रह जाए पूरा का पूरा। किसने लिया था? हाँ, 62% मैं जानती को बढ़िया है, वो झूठा गया है, बाप रे। और इनमें कॉमन सब्जेक्ट तो आप लोगों को मिल ही जाएंगे ना। अपने यहाँ पे एमपी में कॉमन सब्जेक्ट इनमें क्या चलते हैं? हिंदी और इंग्लिश, और इधर भी हिंदी और इंग्लिश चलता ही है ना, और यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश रहेगा ही। तो कुल मिलाकर के तुम्हें इतने सारे सब्जेक्ट यहाँ पर क्या करने होते हैं, पढ़ने होते हैं। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट, ठीक है, 11th-12th में यहाँ पर वही 5 सब्जेक्ट, और यहाँ पर तुम्हें एक सब्जेक्ट का बर्डन और बढ़ जाएगा, 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे अगर मैथ्स प्लस बायो लेते हो, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, कॉमर्स की। अच्छा, इनमें आप लोग डिग्रीज के बारे में भी बात कर सकते हैं कि इनमें हम कौन कौन सी डिग्री ले सकते हैं, कौन कौन सी डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, ये जो पीसीएम वाले हैं ना, इसको अपन कहते हैं पीसीबी। क्या कहते हैं? पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसको अपन कहते हैं क्या? पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उसको अपन जनरल साइंस कह सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप लोगों के लिए डिग्रीज अवेलेबल हैं, जिनको आप आसानी से हासिल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को बर्बाद कर देते हैं। किसके चक्कर में? वही फेम के चक्कर में, पैसे के चक्कर में। मैंने अभी बात बताया आप लोगों को, फेम और पैसा नहीं देखना है, अपनी हालत भी देख लेनी है, और अपने पेरेंट्स की भी हालत देख लेनी है कि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इनमें आप लोग बीई कर सकते हो मैथ से, वो सॉरी, अच्छा ये तो बायो है, तो बायो में आप लोग क्या कर सकते हो? एमबीबीएस कर सकते हो। डिग्रीज क्या कर सकते हो? एमबीबीएस कर सकते हो, है ना, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। नीट का एग्जाम होता है, किसका? नीट का, जो कि है ना, तो इतना खतरनाक एग्ज़ाम है, इतना मतलब लेवल इसका रहता है, सोचो इतना टफेस्ट एग्ज़ाम है। और सबसे बड़ी बात, तैयारी करने में पहली बात तो पैसा बहुत खर्च होता है ना, और एक तो कोचिंग का पैसा खर्च होता है बहुत सारा, कम से कम 2 से 3 लाख। अगर आप लोग कोटा चले गए या फिर ग्वालियर चले गए कहीं भी, तो 1-1.5 लाख रुपए तो मान के चलो कोचिंग का लगेगा ही लगेगा। 1.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए गई थी बात करने। तो सोचो, 2 से, मुझे मतलब मेरा अनुमान था कि ग्वालियर में शायद सस्ता हो जाए, लेकिन अगर बात करके आइए 2-2.5 लाख रुपए बता रहे हैं, तो सोचो इतना। एंट्रेंस एग्जाम होता है, अपनी परसेंटेज के हिसाब से फिर वो कम होता है। पहले तो कोचिंग में पैसा खर्च करना पड़ेगा ना, 2.5 लाख रुपए। अब कोई गरीब आदमी मेरे जैसा कैसे पैसा खर्च करे इतना 2.5 लाख रुपए? मेरे पास तो नहीं है, उनके पास तो लगता है ना। पैसे वाले लोग हैं। तो और फिर दूसरी बात, जब आप लोग तैयारी कर भी लेते हो, मान लो आपकी तैयारी अच्छी हो गई, उसके बाद अगर आप लोगों को सरकारी कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तो ठीक है, मज़े ही मज़े हैं। ये समझ लो कि ना कुछ पैसे में आपकी एमबीबीएस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर मार्क्स कम रहे और आप लोगों का सपना है कि मुझे एमबीबीएस करना ही करना है, तो फिर कम से कम 70 से 75 लाख रुपए इस एमबीबीएस को करने में अपने इंडिया में लग जाते हैं। 70 से 75 लाख रुपए, तभी तो 70 से 75 लाख रुपए तुम्हारे इसमें खर्च हो सकते हैं। अभी अपने इंडिया से यूक्रेन में लोग क्यों जा रहे थे एमबीबीएस करने के लिए? क्योंकि वहाँ एमबीबीएस हो रही थी कितने में? लगभग आधे पैसों में, 30 से 35 लाख रुपए में वहाँ एमबीबीएस हो जाती है। हाँ, तो आधे पैसे तो बचे ना। लेकिन वहाँ से मेरे को कैसे पता है ये बात? मेरे को इसलिए पता है क्योंकि अभी यूक्रेन और उसका रसिया का वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था, है ना। तो वहाँ से इंडियंस को बाहर अपने देश में वापस लाना था, और जितने भी वापस इंडियंस आए थे ना, उनमें से
ज़्यादातर बच्चे ज़्यादातर लोग वो थे जो वहाँ पे MBBS की तैयारी करने के लिए MBBS करने के लिए गए हुए थे। सोचो अपने देश से बाहर लोग MBBS करने के लिए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अपने देश में MBBS पड़ता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगा। तो इसको आप लोग अपने, है ना, वर्ड मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन देख सकते हो अपनी क्षमता के अनुसार ना, दूसरा वर्ड तो थोड़ा सा ऑड हो जाएगा वो, ठीक है, ले सकते हैं। अगर कोई अच्छा बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा है तो फ्री में भी परस्यू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स वाला मुश्किल से 4,000-5,000 रुपये में तैयारी करा देता है। अगर बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा है और घर पर बैठ के कर सकता है तो 4 से 5,000 रुपये में ही इसको तैयारी को कर सकता है। फिर बाकी का तुम्हें वो MBBS करोगे, अच्छे मार्क्स ले आए, रैंक ले आए, तो तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा और गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री में हो ही जाएगी। लगता है लेकिन बहुत कम, 7-8 हज़ार लगते हैं बस। बहुत कम लगता है, ना के बराबर, ठीक है। इतना तो 12th क्लास के, बस वो हॉस्टल का जो रहता है ना, वो लगता हाँ, है। पढ़ाई में पैसा नहीं लगता, उसमें बहुत कम लगता है पढ़ाई में पैसा, ठीक है। तो देख लेना आप लोग अपने हिसाब से। दूसरी होती है तुम्हारी इसमें डिग्री BDS, बैचलर ऑफ डेंटल क्लिनिक। अगर किसी को लगता है कि मेरे को दांतों की तोड़ फोड़ करनी है ना, तो आप लोग ये डिप्लोमा, ये डिग्री क्या कर सकते हो, कर सकते हो। वास्तव में बड़ा मज़ा आता होगा इसमें। मैं उस दिन आप लोगों को बताया था ना, गया था जब आप लोगों को 10th क्लास पढ़ा रहा था, मुझे लगा दांतों में मेरे में दर्द है, तो मैं डॉक्टर के पास मेरा अपॉइंटमेंट था, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो बड़ा काम होता है इनमें दांतों के अंदर। और सोचो, एक तो क्या मेरे से कह रहा था, मेरे एक दाढ़ में दर्द था, तो मैंने बोला उससे कि भाई दर्द है इसमें दाढ़ में, तो कह रहा था भाई साहब इसको उखड़वा दो। मैंने कहा यार उखाड़ मत, मैंने सुना था अगर जो उखाड़ी तो एक तो भयंकर दर्द होगा, और दूसरी बात आँखें भी डैमेज हो सकती है, आँखों की रोशनी भी जा सकती है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था। तो मैंने कहा भाई मेरे को ये रिस्क नहीं लेना है, क्या जा सकती है? आँखों की रोशनी भी जा सकती है, थोड़ी बहुत कम हो सकती है। तो मैंने कहा नहीं भैया ये रिस्क नहीं लेनी है। तो बोला अगर नहीं लेनी है तो फिर इसका इलाज करना पड़ेगा, जो कि रूट कैनाल, RCT बोलते हैं इसको, रूट कैनाल थेरेपी होती है, जिसमें पूरे के पूरे दांत को ट्रीट किया जाता है। एक्सरे की वो किया जाता है, उसका पूरा का पूरा ऑपरेशन ही किया जाता है दांत का। तो हाँ, तो वो क्या हुआ, फिर उसी वही करवाया, उसमें लगे एक ही दांत में 4,000 रुपये। सोचो, एक ही दांत में। और ज़रा सा भी वो कुछ कर देना, आप चेकअप करवाने के लिए चले जाओ, वहाँ पे 200 रुपये पहले फीस लेंगे, उसके बाद तो डॉक्टर क्या करते हैं, चेकअप करते हैं। उसके बाद अगर तुम्हारे दांत का किसी का एक्सरे ले लिया तो एक्सरे के अलग से फिर 200 रुपये, यानी कि एक दांत का 200 रुपये। अगर तुमने दूसरे दांत का एक्सरे कराया कि इसमें इसको भी देख लो, फिर से 200 रुपये, यानी कि एक्सरे का ही 200 रुपये। मैंने कि भाई यार तुम्हारी तो बड़ी कमाई धमाई है। तो इसमें भी कमाई धमाई है खूब सारी BDS में, है ना। एक BHMS भी होता है ना, जिनको इंजेक्शन टोकने का, दवाइयाँ देने का शौक़ है ना, कि मेरे को तो नहीं भैया इंजेक्शन ही भौंकना है बच्चों में, लोगों में, हाँ, और गोलियाँ खवानी है लोगों को, गोलियाँ बांटनी है, तो वो ये डॉक्टरी भी क्या कर सकता है। ये जो डॉक्टर बैठे होते हैं ना क्लिनिक खोल करके, वो यही वाले डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं आप लोग। इसमें ऐसी बहुत सारी डिग्री हैं, आप लोग देखेंगे तो मिल जाएंगी, ठीक है। B फार्मा भी आप लोग कर सकते हैं, नर्सिंग भी कर सकते हैं, है ना। D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, ये सब मेडिकल के फील्ड में क्या है, डिप्लोमा है। नर्सिंग वैसे लड़कियों के लिए बोला जाता है कि नर्सिंग लड़कियां करती हैं, लेकिन आजकल तो लड़के भी खूब कर रहे हैं धूमधाम से नर्सिंग। तो नर्सिंग भी आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, नर्सिंग कर सकते हैं। वो भी तुम्हारे लिए ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, लगभग 3 से 4 लाख रुपए में नर्सिंग हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, तो ये हो गई डिग्रीज तुम्हारे किसके लिए, बायो वालों के लिए। तो ये क्या कर सकते हैं मैथ्स वाले, तो मैथ्स वाले जो सबसे ऊपर रख सकते हैं वो जेई को रख सकते हैं, किसको, इंजीनियरिंग कर सकते हैं ना जेई से, जेई के थ्रू। इसमें बहुत सारी तुम्हें कॉलेज मिल जाएंगे, तुम्हें जिस ब्रांच से इंजीनियरिंग करनी है उस ब्रांच से आप लोग इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। जेई का आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, नीट और जेई के बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा, ठीक है। तो तैयारी करो, एग्ज़ाम दो, अगर कॉलेज मिल जाएगा बढ़िया, तो आप लोगों की चांदी है, कम से कम 70-80 लाख रुपए पर ईयर आप लोग कमाओगे आराम से, ठीक है। इसमें आप लोग डॉक्टर कमा रहे 1 करोड़ पूरी साल की चाकरी तो आ रहा है। बी कर सकते हो,
40 रुपए ये तो एक बड़ी के कह रहा है यार। बी टेक कर सकते हो, बी टेक, एम टेक, ये डिग्रियां तुम्हें इसमें मिल जाएंगी इंजीनियरिंग के फील्ड में। इनमें अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, कोई इलेक्ट्रिकल से कर रहा है, कोई कंप्यूटर साइंस से कर रहा है ना, कोई और चीज़ से कर रहा है। तो वो सब इसमें क्या होती हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा सर्च करोगे कि मैथ से हम क्या क्या कर सकते हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा। मैं बस थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मैथ्स वाले बच्चे एनडीए की भी तैयारी कर सकते हैं 12th के बाद में, 10th के बाद में तुरंत ही, है ना। नहीं करना। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो उसमें अपन वो कहने का मतलब उनके आर्मी के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जनरल्स होते हैं, वो किससे बनते हैं, एनडीए से ही बनते हैं, तीनों सेनाओं के। फिर आप लोग पायलट भी बन सकते हैं। इनमें मैथ्स वाले स्टूडेंटों के लिए ये भी ऑप्शन होता है कि आप लोगों को प्लेन उड़ाना है ना, तो वो भी काम आप लोग कर सकते हैं। पायलट वगैरह के कुछ कोर्सेस होते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर आगे देखो, अपन आगे देखते हैं किसको, कॉमर्स को। इसमें जो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए अवेलेबल होते हैं, देखो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हो गया, मुझे कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं पता क्या है है ना। तो ऐसा ही होता है, तो अच्छे से ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना। आप जिस फील्ड को चुन रहे हैं उस फील्ड के बारे में तो कम से कम आपको जानकारी हो। मेरे को कॉमर्स का भी नहीं पता कि भैया कॉमर्स में क्या होता है। वो अलग बात है जब, हाँ पता है मेरे को, जब मैंने यूपीएससी की तैयारी कर ली है ना, एग्ज़ाम वगैरह इसके कॉमर्स इसके दे लिए, उसके बाद भी बस थोड़ी बहुत मेरे को इनके बारे में जानकारी रही। अगर मैं चाहूँ कि मैं कॉमर्स पढ़ा सकता हूँ तो नहीं पढ़ा सकता भैया, मेरे को जानकारी नहीं है इसके बारे में बिल्कुल भी, है ना। कॉमर्स, जबकि कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ मैं, और मैं पढ़ा नहीं सकता इसको बिल्कुल भी। तो ये गलत चुन लिया ना मैंने। तो देख, इसमें एक सब्जेक्ट मिलेगा तुम्हें कौन सा, अगर आप लोग ले रहे हो कॉमर्स, तो एक तो आप लोगों को अकाउंट पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप लोग कंपनियों के अकाउंट्स को मैनेज करना सीखेंगे, किस तरह से अकाउंट्स को मैनेज किया जाता है, ठीक है। एक आप लोगों को बिजनेस स्टडीज़ में पढ़नी पड़ेगी, बिजनेस है ना। बिजनेस स्टडी एक सब्जेक्ट होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको बिजनेस के बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा, किस तरह से बिजनेसमैन बनना है, किस तरह से बिजनेस करना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें सिखाई जाएंगी। एक इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में आपको देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाया जाएगा, देश की इकोनॉमी के बारे में पढ़ाया जाएगा, है ना, कि देश में कौन कौन से इकोनॉमी के क्षेत्र, जो अपन लोगों ने शायद 10th क्लास के एक चैप्टर में पढ़ा था, 3 सेक्टरों के बारे में पढ़ा था ना, प्राइमरी सेक्टर, है ना, टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। उन सारे सेक्टर्स के बारे में कहने का मतलब वो इकोनॉमी का चैप्टर था। तो किसी देश की इकोनॉमी कैसी है, कितना पैसा है, कितना व्यापार हो रहा है, उससे कितना आयात निर्यात हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पर पढ़ते हैं, इस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसमें कॉमन सब्जेक्ट होते हैं तुम्हारे, अपने यहाँ पे जैसे हिंदी इंग्लिश चलता है ना, और कहीं यहाँ पे कुछ और चलता होगा, तो ये सब्जेक्ट आपको जैसे हिंदी हो गया, अपने यहाँ हिंदी इंग्लिश ही चलता है, तो हिंदी और इंग्लिश हाँ होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। आप लोग मैथ भी चुन सकते हो हिंदी इंग्लिश की जगह पर। अगर आप लोगों को हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ना है तो आप लोग मैथ को भी चुन सकते हो, ठीक है, वो भी इसमें होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। हाँ होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट एक होता है जो आपकी मर्जी है वो चुन सकते हो, लेकिन हाँ, लेकिन कोई बच्चा क्यों चुनेगा उन सब्जेक्ट को, वो सिंपल सा चुनेगा ना, ज़्यादातर बच्चे यही चुनते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या चुनना है, ठीक है। हाँ हाँ अब देखो कॉमर्स वाले क्या क्या कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने हैं। इसमें इनमें कौन कौन सी डिग्रीज आप लोग कर सकते हो, बातें नहीं, पीछे बातें करने के लिए आए हो। एक तो आप कर सकते हो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जानते हो इसके बारे में, जानते हो ना। कहने का मतलब ये समझ लो कि इसका जितना रुतबा होता है ना, एक आईएएस आईपीएस के बराबर समझ लो इसको भी, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है
वो क्या करता है, पूरे कंपनी के अकाउंट्स को संभालता है। इसको बाकायदा बाउंसर भी रहते हैं इसके साथ में 2-4, इतना सारा मतलब पैसा इस बाउंसर इसके साथ में चलने वाले बॉडीगार्ड जिनको अपन कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसके पास अवेलेबल होती हैं, सारी सुविधाएं कंपनी की तरफ से सारी सुविधाएं इसको दी जाती हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट IAS IPS को सुविधा देती है, वैसे ही कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी सुविधा देती है, क्योंकि पूरा का पूरा कंपनी का लेखा जोखा सारे काम धाम किसके अंडर में हो रहे होते हैं, सारी की सारी जानकारी किसको कौन रखता है, ये रखता है कोई CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सोचो कितनी सैलरी होती होगी इसकी, बहुत ज़्यादा सैलरी इसकी होती है। एक बार आप लोग सर्च करना सैलरी कितनी होती है इसकी, है ना, वो भी समझेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग और क्या कर सकते हो, BCom कर सकते हो, MCom कर सकते हो, है ना, कॉमर्स की जो डिग्रियां हैं, ठीक है। BBA कर सकते हो, MBA कर सकते हो, MBA कर सकते हो। नाम सुने होंगे आप लोगों ने इन डिग्रियों के बारे में, है ना। MBA में मैनेजमेंट की डिग्री कराई जाती है। अब बहुत किसी चीज़ में, जैसे आप लोगों को किसी चीज़ का मैनेजमेंट करना है ना, तो वो सारा मैनेजमेंट करना किस में सिखाया जाता है, MBA में सिखाया जाता है। वो अब इसके बहुत सारे वो होते हैं, डिग्रीज होती हैं कि किस चीज़ में मैनेजमेंट करना सीखना है आपको, है ना। स्कूल का मैनेजमेंट करना है, कंपनी का मैनेजमेंट करना है, या किसी और चीज़ का मैनेजमेंट करना है, वो बहुत सारे इसमें चीज़ें क्या करी जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो वो आप लोग इसमें कर सकते हो, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं किसको, आर्ट्स वालों को। आर्ट्स वाले क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं बंदे आर्ट्स वाले अपने यहाँ पे। ये सबसे पहली डिग्री जो कर सकते हैं वो करते हैं BA, और BA को तो कोई डिग्री समझता ही नहीं है, ये तो एवं ही हो जाता है ऐसे ही। BA किया है, BA भी कोई डिग्री है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोग देखेंगे बहुत सारे फील्ड्स में, अभी आप लोगों को बताता हूँ इसमें, है ना। BA कर सकते हैं, और आर्ट्स वाले BCA भी कर सकते हैं। देखो BCA ये भी कर सकते हैं, BCA ये भी कर सकते हैं, है ना। और BCA लिख ले BCA यहाँ पे, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। BCA वगैरह आर्ट्स वाले BCA कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कमज़ोर स्टूडेंट है ना, उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन है BHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, है ना। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके उसमें क्या सिखाया जाता है, खाना पकाना ही तो सिखाया जाता है। तो खाना तो कोई भी पकाना सीख सकता है, ठीक है। किस तरह से खाना पकाया जाता है वो सब उसमें होटल मैनेजमेंट में इसमें सिखाया जाता है ना। इसमें कहने का मतलब पूरा किचन का काम सिखाया जाएगा तुम्हें, सारा का सारा। कोई खाना बनाना है तो उसमें कितना मसाला डलेगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाएंगी, है ना। अरे वो नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को खाना बन गया है तो सूंघ के बता दो कि कैसा बना है वो कला भी इसमें सारी सिखाई जाएगी। लेकिन ध्यान, इसको मजाक में मत लो। मेरे ताऊ के लड़के ने अच्छा खासा पढ़ता था, उसने किया कोर्स किसका, होटल मैनेजमेंट का। अच्छा था पढ़ने लिखने में, उसने यहाँ तक कि ITI इंजीनियरिंग वगैरह सब छोड़ दी इसके चक्कर में, फिर होटल मैनेजमेंट किया। अब आज करके वो पहले दुबई में गया था काम करने के लिए, और अभी वो कहाँ पर है, इधर है ब्राज़ील में। अभी यहाँ पर काम कर रहा है ब्राज़ील में। तो और ब्राज़ील में भी वो कहाँ पर है, एक शिप पर है शिप पर है। तो क्रूज़ है पूरा का पूरा, बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं उनमें, सब होटल्स वगैरह मॉल्स वगैरह सब होते हैं उनमें। तो उसमें एक होटल है, उस होटल पर है वो, है ना। और उसकी सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपए है महीने की। तो ये लोग, इन लोगों को मौका मिलता है बहुत सारा फॉरेन कंट्रीज़ में काम करने का। बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में काम करने के लिए इनको मौके मिलते ही रहते हैं। अगर आप लोगों का मौका चाहिए, आप लोगों का मकसद है कि हमें विदेशों में घूमना है, विदेशों में काम करना, अच्छा खासा पैसा कमाना है और बिना किसी झंझट के कमाना है, तो आप लोग इसको कर सकते हो। बस ये है कि बस थोड़ा सा होटल मैनेजमेंट को कर ठीक से लेना, यानी कि थोड़ी सी इंग्लिश बस ठीक हो, और वो तो ठीक हो ही जाती है। कहाँ तक आप लोग कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट होगा, अगर
एक आध साल भी इंग्लिश पढ़ लेगा तो इंग्लिश तो उसकी अच्छी हो ही जाएगी, आराम से वो कर सकता है फिर उसको, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा, है ना। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर सकते हो आप लोग आराम से धूमधाम से कर सकते हो। तो ये भी आप लोग एक कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। वही मैं कहूँ तो मेरा आपको ऐसे में इसमें एक कोर्स होता है आप लोगों का एनिमेशन का। किसका? एनिमेशन। ये आप लोग वीडियोस वगैरह देखते होंगे, फिल्में वगैरह देखते होंगे, उनमें एनिमेशन कौन है? एनिमेशन यानी कि अगर आप लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है ना, वीडियोस वगैरह बनाना है, ये समझ लो आज का इस समय का हाईएस्ट पेइंग जॉब समझ लो इसको, मतलब बहुत सारा पैसा इसमें आप लोग कमा सकते हो। तो आर्ट्स वाले, क्योंकि कला ही तो है वीडियो बनाने की, तो आप लोग इसके कोर्स भी होते हैं एनिमेशन के, वीडियो बनाने के, ये कोर्स भी आप लोग कर सकते हो। तो ये आर्ट्स वाले ही कर सकते हैं, हालांकि मैथ्स वाले भी इनको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइंस वाले भी इनको कर सकते हैं। मैथ्स वाला, आर्ट्स वाले जितने भी कोर्सेज हैं वो सब कर सकता है। साइंस वाला, इनके जो साइंस स्ट्रीम है, जितने भी कोर्स आर्ट्स में हैं सब कर सकता है, लेकिन आर्ट्स वाला मैथ वाले कोर्सेज नहीं कर सकता, है ना। ये भी कर सकते हैं, एक दूसरे के इंटरचेंजिंग है, ये इनके कोर्स कर सकता है, ये इनके कोर्स कर सकता है, लेकिन ये वाले इनके भी कर सकते हैं, इनके भी कर सकते हैं, यानी कि ये ऑलराउंडर हैं साइंस वाले। लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ता है, ये तो मानना पड़ेगा बाकियों से, लेकिन हाँ ये शानदार चीज़ है बाकियों से, क्योंकि इससे बाद मन हुआ कि नहीं हमें तो ये करना है तो कर लो, नहीं हमें तो ये करना है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुमने ये सब्जेक्ट ले लिया, फिर तुम्हारा मन हो रहा है कि नहीं मेरे को डॉक्टर बनना है, नहीं मेरे को इंजीनियर बनना है, तो फिर नहीं आप लोग कर सकते। लेकिन ध्यान रखना है, लेने से पहले कोई भी, पहले आप लोगों को क्या करना, अभी मैं बताऊंगा किस तरह से आप लोगों को चूज़ करने हैं सब्जेक्ट, और अपन जानते हैं इसमें, ठीक है। कुछ कोर्सेज होते हैं, कौन से, अगर अपन लोग हाईएस्ट पेइंग जॉब्स की बात करें इंडिया में, कौन कौन सी हाईएस्ट पेइंग जॉब हैं, ये तो अपन लोगों ने सारे स्ट्रीम की बात कर ही ली, है ना। नेता सबके सब इससे बनते हैं, आईएएस सबके सब इन्हीं, मतलब बनते तो ये वाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये वाले नेता नहीं बनेंगे या ये वाले आईएएस नहीं बनेंगे, लेकिन अगर किसी का सपना है कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, तो ज़्यादातर बच्चे किसको लेते हैं? इसको लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं कौन से, हिस्ट्री, आर्ट्स में आप लोग लोगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, है ना, और बहुत सारे सब्जेक्ट अपन को इसमें पढ़ने होते हैं, और यही सारे सब्जेक्ट हमारे यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी इन वाले लोगों के लिए क्या हो जाता है, ज़्यादा आसान हो जाता है इन सब से, क्योंकि वो 11th-12th में ही पढ़ रहा है, फिर जब कॉलेज में जाएगा तब भी यही पढ़ेगा, फिर जब यूपीएससी की तैयारी करेगा तब भी यही पढ़ेगा, तो वो पढ़ते काफ़ी कॉन्सेप्ट उसके क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो बाकियों की तुलना में सफल होने के चांस किसके हो जाते हैं? इन आर्ट्स वालों के हो जाते हैं यूपीएससी में, ठीक है। अगर अपन हाईएस्ट पेइंग जॉब्स की बात करें कि नहीं सर हमें तो पैसा कमाना है, कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे पैसा ही पैसा आए। थोड़ा सा आप लोग अगर मेहनती हैं तो आप लोग ये काम कर सकते हैं, कौन सा? डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट के फील्ड में कुछ डिग्री होती हैं, डेटा साइंटिस्ट। ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं, ले इसको, ये वो लोग होते हैं, जैसे डेटा तो हमारा उपलब्ध है ही है, इंटरनेट पे क्या है, पूरा का पूरा डेटा ही तो है। तो इन लोगों का काम क्या होता है, जो डेटा पड़ा हुआ है, इस डेटा से कोई ऐसी जानकारी निकाल के देना जिससे कंपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो वो काम कौन करता है? डेटा साइंटिस्ट वाले करते हैं। लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादा ठीक है जो ज़्यादा मतलब जिनका माइंड मैथ्स में बहुत लगता है ना, जिनका माइंड एनालिसिस करने में बहुत लगता है ना। अच्छा, मैंने एक चीज़ आप लोगों को इसमें और नहीं बताई, आप लोग इसमें वो भी कर सकते हैं जिनका सपना है कि मुझे तो नहीं सर मेरे को तो न्यूज़ एंकर बनना है, या फिर मेरे को वो रिपोर्टर बनना है ना। तो रिपोर्टर और न्यूज़ एंकर वाले भी यही सब्जेक्ट चुने कि तो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए, है ना। तो डेटा साइंटिस्ट आप लोग चुन सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों को। एक होता है तुम्हारा बिजनेस
बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट कौन होते हैं? बिजनेस एनालिस्ट वो होते हैं जो बिजनेस के, ये भी डेटा साइंटिस्ट लोगों की तरह ही हैं। ये साइंस के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो ये किसके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं? बिजनेस के बारे में। ऐसी जानकारी इकट्ठी करना जिससे बिजनेस को क्या हो, प्रॉफिट हो। तो ये भी, इनको भी बहुत ज़्यादा सैलरियाँ देती हैं कंपनियां बहुत सारी। क्योंकि अगर कोई मान लो कोई अमेजन कंपनी में काम कर रहा है, कोई फेसबुक में, कोई गूगल में, कोई किसी में काम कर रहा है, अब उनको मान लो जानकारी की ज़रूरत है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो बिजनेस एनालिसिस्ट क्या करते हैं? जानकारी इकट्ठी करते हैं और उस कंपनी को देते हैं। फिर उससे कंपनी को होता है प्रॉफिट, तो इनको मिलती है बहुत सारी क्या, सैलरीज, अच्छे खासे पैकेज इनको मिलते हैं। एक होते हैं तुम्हारे फुल स्टैक डेवलपर। मजा नहीं आ रहा? छोड़ दें? नहीं बताओ, कौन कह रहा है मजा नहीं आ रहा? बातें कर रहे हो आपस में, वो मुझे बता रही थी उसे। नहीं आ रहा ना मजा? एक होते हैं तुम्हारे फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर ये लोग कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो आजकल देखो सारी की सारी चीज़ें किस पर चल रही हैं? सॉफ्टवेयर से ही तो चल रही हैं। कोई भी काम बिना सॉफ्टवेयर के हो रहा है क्या? तुम्हें जो भी काम करना होगा मोबाइल में, उसके लिए क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ही तो क्या है? सॉफ्टवेयर है। दुनिया ऐप्स पे ही चल रही है ना? आया याद आया कुछ? क्या याद आया? एक बार बोला था, है ना? बस एक और बंद होने दो, आप इंस्टाग्राम फिर देखना, वो बंद बस ये। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर ये भी आप लोग काम कर सकते हैं, लेकिन जिनका जो ये काम वही कर सकते हैं जो बहुत शार्प दिमाग के हैं, बहुत शार्प माइंड है ना, जिनको मैथ्स और साइंस अच्छे से समझ में आती है, वो इस फील्ड में जा सकते हैं। बाकी भी जा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं जा सकते। वो कैसे पता करेंगे कि हमारे लिए ठीक है कि नहीं है? तो उसके लिए आप लोगों को डेमो लेके देख लो, सीधी सी बात है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप लोग कैसे पता करेंगे कि सर हम क्या करें? वो चीज़ मैं अभी बताता हूँ कि आप लोग अपने बारे में कैसे डिसाइड करोगे हमारे लिए कौन सा चीज़ बेस्ट है। तो अभी आप लोगों को मैं चीज़ बताने वाला हूँ, उससे आप लोग ये पता कर पाओगे कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है अपने दिमाग के हिसाब से। ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं, उन टेस्टों को दो और वो टेस्ट आपकी पूरी की पूरी समरी निकाल के दे देगा कि भाई तेरा दिमाग इस तरह का है, तू ये वाली चीज़ कर ले। वो मैं बताने वाला हूँ अभी कैसे अपन उसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, एक आप लोग मशीन लर्निंग यानी कि जितनी भी चीज़ें आप लोग आज देख रहे हैं वो सब के सब एआई पे काम कर रही हैं। मशीन लर्निंग क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज, जो कि कौन समझता है? मशीन समझती है, कंप्यूटर समझता है ना, एआई समझती है। तो मशीन लर्निंग वाले जो होते हैं, प्रोग्राम करते हैं उसको, उनकी भी अच्छी खासी सैलरी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इनकी तो सैलरी। एक अब जो क्षेत्र चलने वाला है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है। आप लोग कहो मेरे को एक ऐसे लिख के दे दो। अभी आप लोग गूगल पे वो आता है ना, श्री आता है, गूगल श्री और गूगल जो अपन उससे बोल करके क्या करवाते हैं, कोई भी चीज़ निकलवा लेते हैं। तो वो कैसे काम कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो काम कर रहा है वो, है ना। अपन उस पर कुछ बोलो वो तुरंत निकाल के दे देता है। तुम हाँ हाँ हाँ, गूगल में कौन होता है? गूगल ही होती है, असिस्टेंट होता है उसमें, है ना, असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट। तो वो क्या काम करता है? उससे बोलोगे वो चीज़ वो करके दे देगा। तुम कहो उससे एक कॉल, इस नंबर पर कॉल कर दो, वो कॉल कर देगा। तुम उससे कहो भाई ये क्या नाम है, सॉन्ग बजा दो, वो सॉन्ग बजा देगा। तुम अब देखो, अब तो जो होम होते हैं, घर होते हैं, घरों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने लगी हैं, एलेक्सा वगैरह। एलेक्सा फैन ऑन कर दो, एलेक्सा लाइट ऑफ कर दो, एलेक्सा कुत्ते की आवाज़ निकालो। अभी एक लड़की थी, छोटी लड़की थी, उसने क्या किया, चोर नहीं बंदर थे, बंदरों ने हमला कर दिया था उसके घर में, बंदरों ने। तो उस लड़की को देखो, उसके पास था एलेक्सा का डिवाइस था। उसने एलेक्सा से कहा, एलेक्सा कुत्ते की आवाज़ निकालो।
तो एलेक्सा ने एकदम से भौंकना शुरू कर दिया उसमें कुत्तों की तरह। तो बंदरों को लगा कि भाई यहाँ तो कुछ गड़बड़ है यार, कुत्ते हैं यहाँ तो, ये तो हमें लूट लेंगे, चीर फाड़ कर देंगे तो हमारी, और बंदर सब भाग गए। तो सोचो AI का ये काम है। बच्चे कितना दिमाग और था। बच्चे, हाँ बच्चे देखो सेफ बच गए, नहीं तो बच्चों को क्या पता वो सुसाद दें, है ना। तो AI के ही काम है ये सब के सब। तो AI में भी अच्छा खासा आप लोग करियर बना सकते हो, है ना। इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वो सारे कोर्सेज आप लोग देख करके नेट पर सर्च करके कि AI में कैसे करियर बनाएं, तो वो आप लोग थोड़ा सा इतना आप लोग खुद मेहनत करना तो आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। दूसरा काम अपन रोबोटिक्स। आज सारी की सारी दुनिया, अभी तो कुछ नहीं है, 10 साल और रुक जाओ, 10 साल बाद सारे के सारे काम रोबोट से होने वाले हैं। रोबोटिक्स इतना होने वाला है। अपने यहाँ पे तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसलिए अपने यहाँ पे तो आदमी है तो अपन सब आदमी काम कर रहे हैं। लेकिन यूरोप में जनसंख्या जिन देशों में बहुत कम है, वहाँ पर सब के सब रोबोटिक्स आ गई है। अब रोबोटिक्स इंजीनियरिंग होती है, इसको आप लोग JEE वगैरह करके परस्यू कर सकते हो, है ना, या फिर कोई और डिप्लोमा कोर्सेज होते होंगे वो भी आप लोग सर्च करके देख सकते हो। तो रोबोटिक्स में क्या होता है, रोबोटिक्स में सारे के सारे आदमियों के काम कौन कर रहा होता है, रोबोट कर रहा होता है। आप लोगों ने बहुत सारे रील्स में देखा होगा, एक रोबोट गेहूँ काट रहा है, उसकी रील्स वायरल हो रही है, यानी कि आदमियों के काम खत्म है। आराम से रोबोट छोड़ दो भैया, काट के गेहूँ बढ़िया दे देंगे उनको, ना तो प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, ना वो थकेंगे, कुछ नहीं होगा, है ना, है। हाँ वो तो कह रहे हैं ही, लेकिन ये फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आगे चल के। अब तो लोग वहाँ शादियाँ भी रोबोट से करने वाले हैं। देखना एक मूवी देखना, कौन सी मूवी अभी न्यू आई थी मूवी, शाहिद कपूर की, कौन सी मूवी है वो, हाँ तेरी बातों में उलझा जिया। उस मूवी को देखना, उस मूवी में उस वरुण धवन कौन है उसमें, शाहिद कपूर है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो किससे प्यार कर रहा है, जबकि वो हाँ वो लड़की जो थी वो रोबोट थी, उसको पता ही नहीं चला कब रोबोट के प्यार में चक्कर में पागल हो गया वो ऐसा पागल हुआ कि शादी करने के लिए वो उसी से उतावला है और शादी करता भी है कि नहीं, मेरे इतनी उसकी फीलिंग्स उसके लिए हो गई हैं रोबोट के लिए कि नहीं मेरे को अब तो शादी इसी से करनी है। तो सोचो आगे चल के लोग बाग शादियां भी रोबोट से ही करेंगे, इतने सुंदर सुंदर रोबोट्स बन के आएंगे अब इंसानों की ज़रूरत ही ख़त्म हो जानी है। तो ये करियर अच्छा है ये सही है ना लेकिन एक बार सोच के देखना, रोबोट से शादी करने का मतलब तो नहीं, ऐसे लोगों के लिए ठीक है जो दुनियादारी से परेशान हो गए, जिनको कोई झंझट ही नहीं चाहिए अपने उसमें, वो उससे कहे भाई चल खाना पका दे, तो भैया खाना पका के ले आएगी, वो चाय बना दे, ना तो वो थकेगी ना परेशान होगी, बस थक रही है तो लगा दो चार्जिंग पर, फिर से तैयार हो गई, है ना। कुछ नहीं करना है उसके लिए, सारे चीज़ें तुम, और वो तुम्हारी फीलिंग्स भी समझती है, ऐसा नहीं है। उस मूवी में देखोगे आप लोग तो वो सारे के सारे जो तुम काम धाम करते हो, जिस तरीके की तुम्हारी हैबिट है, वो सब की सब हैबिट वो क्या कर लेती है, कैप्चर करती जाती है। तुम्हारा पूरा का पूरा डाटा तुम्हारा जो भी है उसके अंदर डाल दिया जाता है, फिर उसी डाटा के अकॉर्डिंग वो तुमसे बिहेव करती है, तुमसे बातचीत करती है, हर चीज़ जानती है वो तुम्हारी कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या चीज़ें पसंद नहीं है, तो वो समझो बात को। तो ये काम आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, ठीक है। इतने सारे मैंने आप लोगों को फील्ड्स बता दिए। अब आप लोग ये कैसे पता करोगे कि हमारे लिए कौन सा फील्ड बेटर है, यही चीज़ ना। तो ये चीज़ और बताते हैं, फिर अपन क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। क्योंकि भूल जाओगे तो फिर से देखना जा करके वीडियो। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, ये काम ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है। आप लोग अपने मोबाइल पर जाना, गूगल पे जाना और गूगल पे सर्च करना कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या सर्च करना, कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये कुछ टेस्ट होते हैं जो कि आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएंगे, कोई सी भी साइट पर देख लेना, बहुत सारी साइट्स करवाती हैं, तो ये मिल जाएंगे आप लोगों को टेस्ट। अब इस टेस्ट को आप लोग देना,
इस टेस्ट को आप लोग दोगे तो ये अपने आप ही जब टेस्ट पूरा हो जाएगा 10, 20, 50 क्वेश्चन जो भी 20, 30 क्वेश्चन होंगे इसमें, वो उन क्वेश्चनों के बेस पे आप लोगों के माइंड को समझ जाएगा कि इस बच्चे का माइंड कैसा है, क्या मतलब इस बच्चे का माइंड किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर है। अपने आप रिजल्ट दे देगा वो आपके सामने, और वो कह देगा कि भाई तेरे लिए तू साइंस में सही है तो तुम्हें साइंस का पता चल जाएगा, अगर तुम आर्ट्स में सही हो उसका पता चल जाएगा, कॉमर्स में सही हो उसका पता चल जाएगा, सारी चीज़ों का तुम्हें पता लग जाएगा अपनी अभिरुचि से, अपने इस एप्टीट्यूड टेस्ट से। फिर आप लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मेरे लिए ये ठीक हो सकता है, ठीक है। लेकिन केवल यही तरीका नहीं है जिससे आप लोग तय कर लो, ठीक है, और भी कुछ तरीके हैं जिनको आप लोगों को आजमाना है, ठीक है। और वो तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप लोगों के लिए जो मदद करेगा कि सर मैं क्या सब्जेक्ट चूज़ करूं, तो दूसरा तरीका ये है, आप लोगों ने जो भी सोचा है कि मैं तो ये सब्जेक्ट लेने वाला हूं या लेने वाली हूं, तो आप लोग क्या करो, रिसर्च करो किसके बारे, ऑफ द सिलेबस, ऑफ द सिलेबस। आपने सोचा कि मुझे तो क्या पढ़ना है, मुझे तो साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या कोई भी चीज़ लेनी है, वैसे मैंने आप लोगों को सिलेबस बता दिया है, लेकिन आप लोग फिर भी उसकी और गहराई में जा कर के रिसर्च करना कि इसमें भी अंदर जाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीज़ें कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, ये मुझे सिलेबस अच्छा समझ में आ रहा है, तो मैं इसको कर सकता हूँ, आप लोग जा सकते हो। जो भी आप लोगों ने सोचा है उसके लिए पहले रिसर्च करना है, देखना है उसका सिलेबस, तब जा कर के तय करना है। नहीं तो पता चले कि तुमने सोच तो लिया लेकिन जब तुम पढ़ने गए, क्लास करने गए, सब चीज़ें बातें तुम्हारे माइंड के ऊपर से निकल रही हैं। अब फिर क्या करोगे, फंस जाओगे ना, फिर चेंज करते फिरोगे, चेंज नहीं हुआ तो और दिक्कत है फिर। तो एक बार ये रिसर्च आप लोग ज़रूर कर लें ऑनलाइन, यूट्यूब से, गूगल से, ठीक है, या फिर आप लोगों ने जो भी सोचा है, आप लोगों के भाई बहनों ने वो किया ही होगा, है ना, जो अच्छी खासी जानकारी रखता हो, समझदार हो, उससे जाकर के पूछना कि हम ये कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा, इसमें कितना आसान है, कितना कठिन है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो आप लोग कर सकते हो इसमें, वो ये कर सकते हो, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है, अभी स्कूल खुल जाएंगे तो आप लोग क्या कर सकते हो, डू अटेंड द डेमो क्लासेस। अभी कोचिंग स्टार्ट हो ही गई हैं। स्कूल एक अच्छा स्कूल क्या करता है पता है, अपने यहाँ पे तो स्कूल करते नहीं हैं, लेकिन एक अच्छे स्कूल की पहचान क्या है, जब तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, जब क्लासेस लगती हैं, जब बच्चों को ये तय करना होता है कि हम क्या सब्जेक्ट लें, तो उस अच्छे स्कूल में वो ये कराते हैं, बच्चों को बिठाते हैं वो कि आज भाई तुम साइंस की क्लास में बैठो, कल तुम कॉमर्स की क्लास में बैठो, परसों तुम आर्ट्स की क्लास में बैठो। फिर उन टीचर्स से बोला जाता है कि भाई सबसे टफ जो भी चीज़ें आपको आती हैं इस सब्जेक्ट की या चैप्टर की, वो सबसे टफ कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाओ। आसान तो समझ में आ ही जाता है, लेकिन दिक्कत कब होती है, जब टफ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो समझ में ना आए तो दिक्कत होती है। फिर बच्चों को इस तरह से टफ कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, है ना। उनको समझाने के बाद में अगर बच्चा उस टफ कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है, मतलब वो ठीक है उस सब्जेक्ट के लिए, और अगर नहीं समझ पा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। फिर आप लोगों को थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है ना। तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप लोग ये ऑनलाइन, तो आप लोगों को ये तो यहाँ तो मिलेगा नहीं, कहाँ पर स्कूल तो ऐसा करा नहीं रहे हैं कोई भी, तो आप लोग ये काम कहाँ कर सकते हो, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम कर सकते हो। मतलब अब आप लोगों को ये तो नहीं पता कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक सिंपल है, कौन सा कठिन है, तो आप लोग 2-2, 3-3 चैप्टर देख सकते हो ना करके, एक 2-2, 3 क्लास देख लो उस चैप्टर की। नहीं समझ में आए मुझे बता देना कि सर मैं ये लेना चाह रही हूँ, इसके ये लेना चाह रहा हूँ, इसके ये वाले सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, इसकी ये क्लासेस कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, मैं वो क्लासेस आप लोगों को सेंड कर दूँगा कि भाई ये सब्जेक्ट देख लो, ये क्लासेस देख लो, वो आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगी यूट्यूब पे। आप लोग आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो कि हमें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। और जो चौथा और जो लास्ट काम है वो आप लोग ये कर सकते हो, जो आप लोगों के लिए मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। डिस्कस, सब चीज़ें कर ली, डिस्कस
विथ पेरेंट्स एंड सीनियर। सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, तो आप लोग अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनसे बेहतर आप लोगों को या तो पेरेंट्स जानते हैं आप लोगों को, या फिर उनसे भी बेहतर आपको आप खुद जानते हो। ठीक है, अपने सीनियर्स के संपर्क में अगर आप लोग हैं तो उनसे भी पूछ सकते हैं। वैसे आप लोगों को यहाँ पे ऐसे कोई सीनियर मुझे लगता नहीं है कि मिलेंगे जो आप लोगों को अच्छी जानकारी अच्छी देंगे। एक टीचर ही अच्छी जानकारी आप लोगों को दे सकता है, और टीचर भी कौन दे सकता है मुझे नहीं पता, है ना। जिस तरह से शायद आप लोगों को मैंने आज समझाया है, उस तरह से बामौर में एक भी टीचर नहीं समझाता होगा, ना कोई किसी को कोई मतलब है इन सारी चीज़ों से। तो टीचरों से भी बचें। ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, हम ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं मैथ्स, भैया ये ले लो। हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं बायो, भैया ये ले लो। हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आर्ट्स, भैया आर्ट्स ले लो, ताकि बच्चा कहीं जाए ही ना, बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता रहे। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मैं बताऊँगा ही नहीं तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है क्या क्या पढ़ा रहा हूँ ठीक है। हाँ, तो वो तो हिंदी तो कॉमन सब्जेक्ट है, वो तो सब पढ़ते ही हैं। मैं अपना कुछ नहीं बता रहा कि मैं क्या पढ़ाता हूँ। अब आप लोग आराम से डिस्कस करना, ठीक है, सोचना घर पर जाके, फिर आराम से तय करना, है ना। टीचर की शक्ल देख के मत जाना कि ये टीचर बहुत अच्छा है, ये टीचर हमें अच्छा लगता है, हम तो इसी से पढ़ेंगे आप, है ना तो ऐसा नहीं करना है। करते हैं ना ऐसा कुछ बच्चे, नहीं करते? ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा होने के साथ साथ अच्छा पढ़ाना भी आना चाहिए उसको। ऐसा ही ना हो कि लगे हैं सब वैसे ही पढ़ाने में, पागल बनाने में। अब आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों के क्या क्वेश्चन है, आप लोग क्या सोच के आए थे कि सर हम तो ये सोच के आए थे, हमें इसके बारे में बताओ। वीडियो तो चल रही है ना, पता चले हमारी पूरी मेहनत ख़राब हो जाए। चल रही है तो बताओ अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है। अभी तो अपन लोगों से बहुत सारे फील्ड्स रह गए हैं चर्चा जिन पर नहीं करी है ना। लेकिन मैंने जो मेन चीज़ें थी लगभग ज़्यादातर उन पर चर्चा कर दी है। तुम्हारे लिए थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आज ये वीडियो को मैं एडिट करके कल डाल दूंगा, तो एक बार इसको और अच्छे से देख लेना। और जो बच्चे है ना अच्छा, एक बच्चा मेरे से कल पूछ रहा था, उसका हुआ क्या था, पढ़ा था मेरे यहाँ पे लास्ट ईयर, वो इस साल आर्ट्स पढ़ा था उसने, लेकिन उसके स्कूल वालों ने उसका सब्जेक्ट कर दिया एजी। एजी ओए गधे अजी ए गधे, एजी मतलब एग्रीकल्चर, ओए गधे नहीं, ओजी होता है, ओए गधे तो एजी होता है, ए गधे। तो एजी कर दिया उसका। अब उसने एजी से एग्ज़ाम दिए तो वो एक चैप्टर एक सब्जेक्ट में लटक गया। अब कह रहा है सर मैं दोबारा से 12th पढ़ूंगा, मैं दोबारा से आर्ट्स लेके पढ़ूंगा। तो मैंने उसको समझाया भाई कि आर्ट्स लेके मत पढ़, अब क्यों साल खराब कर रहा है, अपनी सप्लीमेंट्री आई है तो दे ले एग्ज़ाम। लेकिन कोई और टीचर होता तो क्या कहता, हाँ भैया आ जा, एक स्टूडेंट और पढ़ेगा, कम से कम 7-8 हज़ार रुपये मिलेंगे ही। लेकिन मैंने उससे मना किया, सलाह दी उसको कि भाई मत पढ़, अपना साल खराब मत कर, अपना एजी लेकर ही पढ़। तो एजी वाले क्या कर सकते हैं, ये जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं, खेतों में किस तरह से फसल बोई जाती हैं, फसल के बारे में कहने का मतलब उसमें टोटली पढ़ाया जाता है। वो एग्रीकल्चर का एक क्या बन सकता है, एक वैज्ञानिक बन सकता है। जिस तरह से लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं ना, वो एक खेती को साइंटिफिक तरीके से करना सीख जाएगा। और जब साइंटिफिक तरीके से करना सीख जाएगा ना खेती, तो खेती में इतना सारा पैसा है, इतना सारा पैसा है कि बहुत ज़्यादा। एक तो बिहार के आईएएस ने खेती करने के चक्कर में अपनी नौकरी रिजाइन कर दी, कलेक्ट्री की नौकरी छोड़ दी उसने, आईएएस के रिजाइन कर दिया कि भाई मुझे नहीं करना, मुझे नहीं बनना कलेक्टर, मुझे तो खेती करनी है। तो सोचो, तो साइंटिफिक तरीके से की गई खेती बहुत सारा पैसा दे सकती है। और दूसरी बात, ये जो
इसमें क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा इतना इस पर ध्यान नहीं रहता, रुझान नहीं होता एजी की तरफ, बहुत ही कम बच्चे एजी लेते हैं, तो इस फील्ड में कंपटीशन भी बहुत कम है, बच्चे जाते नहीं है, लेते नहीं है कोई, सब साइंस और उसके पीछे पड़े हैं, कॉमर्स और इनके पीछे, है ना, इन स्ट्रीम के पीछे पड़े हुए हैं, उस स्ट्रीम को कोई देखता भी नहीं, कोई बात भी नहीं करता उसकी, तो बच्चों का उधर ध्यान भी नहीं है, तो उधर उस तरफ आसानी से गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, या फिर नहीं भी मिल सकती है तो उधर आसानी से आप बीएससी कर सकते हो। बीएससी करने के बाद ये जो खाद बीज भंडार की दुकानें खोलते हैं ना, तो ये खाद बीज भंडार की दुकानें यही लोग खोलते हैं, सोचो कितना पैसा कमाते हैं उसमें भी वो लोग, उसका लाइसेंस केवल उन्हीं लोगों को मिलता है, हम जैसे लोग जाएंगे लाइसेंस लेने के लिए नहीं मिलेगा, पहले उसके लिए क्या चाहिए, डिग्री चाहिए उसी फील्ड में। तो एग्रीकल्चर वाले भी ये देख सकते हैं, इनके लिए भी बातचीत कर ली है, ठीक है। और कोई और बताओ, है कोई दुख तकलीफ, कोई क्वेश्चन नहीं? हाँ, ये तो मैंने बता ही नहीं पाया कि देखो इंस्टाग्राम से भी लोग पैसे कमा रहे हैं, है ना, तो बढ़िया यूट्यूबर बनिए, जो कि ऐसी लाइफ तो कोई नहीं जी रहा, इतना पैसा वो छाप रहे हैं, 10-10 लाख रुपए पर मंथ, 30-30 लाख रुपए पर मंथ पैसा, सोचो कौन कमा रहा है इतना पैसा। लेकिन उसके लिए टैलेंट होना चाहिए, ऐसे ही बाल उड़ाने से और डांस करने से पैसे नहीं कमा लेंगे, है ना, डांस भी करना आना चाहिए, अच्छे लेवल का करना आना चाहिए ना नहीं तो कोई भी भाव नहीं देगा। लेकिन अच्छा है, वहाँ भी करियर बनाया जा सकता है, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं अपनी, है ना, अच्छी खासी, हाँ बहुत शानदार वही तो। एकदम, जिसको अपन कहते हैं VIP लग्जरी, है ना, होटल्स में खाना खाना ना, Mercedes, BMW में घूम रहे हैं। हाँ, एक से एक कार उनके पास हैं, तो बहुत सारा पैसा है उसमें भी। हाँ, अपन भी बनेंगे धीरे धीरे, ये यूट्यूबर ही तो बनना है, और क्या है। ये YouTube पे चल रही है। ठीक है, तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर एंड करते हैं। मुझे लगा था अपनी क्लास 10 बजे ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये तो 10:30 बज गए। तो आज काफ़ी दिन बाद अपन लोगों का मिलना हो पाया है, तालियां बजा दें। चलो एक सेल्फी भी ले लेते हैं, रुक जाओ। मुझे पता था सेल्फी। अच्छा सेल्फी ले लें क्या वीडियो बना लें?